अभी मेरी शादी को 3 महीने ही हुए थे कि मेरे पेट में हर वक्त दर्द रहने लगा था। एक दिन तबीयत बहुत बिगड़ गई तो मेरी सास और पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया तो उनकी बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वह बोली, डिलीवरी का वक्त आ गया है, मरीज़ को डिलीवरी वार्ड में ले चलो। मुझे लगा मेरा पति अब मुझे तलाक दे देगा, मगर वह मेरा हाथ थाम कर बोला, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था और मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरा ही बच्चा है, क्योंकि शादी से पहले मेरा किसी लड़के के साथ कोई चक्कर नहीं था। मैं उस बच्चे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी और असल में मुझे हैरानी तब होती थी जब मेरी सास मेरे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती और रोती जाती थी। एक दिन इस बात का राज पता करने के लिए मैंने सास के मोबाइल से अपने पति को मैसेज कर दिया। पति का जवाब पढ़कर तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैं आईने के सामने खड़ी अपने मुरझाए हुए वजूद को देख रही थी। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे, सर के बाल भी सफ़ेद होने लगे थे और रंग ऐसा हो गया था कि जिसे देखकर ही मन परेशान हो जाता था। मैं काफ़ी मोटी भी हो चुकी थी, जबकि मेरे कमरे में लगी तस्वीरों में तो मैं बिल्कुल अलग ही दिखती थी। मेरा चमकदार गोरा नाजुक चेहरा, हिरनी सी आँखें, घने काले बाल। मैं अब हर वक्त परेशान रहने लगी थी, क्योंकि मेरी उम्र की लगभग सभी लड़कियों की शादी हो चुकी थी, जबकि मैं अभी तक कुंवारी थी। मेरी माँ मुँह से तो कुछ नहीं कहती, लेकिन मुझे मालूम था कि वह अंदर ही अंदर मेरे लिए बहुत परेशान रहती थी। मैं आईने के सामने खड़ी थी जब भाभी की आवाज़ आई। वो बोली, सुनैना आ जाओ, खाना लग गया है, सब साथ बैठकर खाते हैं। मैं भी उनके साथ चल पड़ी थी। भाभी तेज़ तेज़ चलती थी, जबकि मैं लंगड़ाकर चलती थी। वो आगे निकल गईं तो पीछे मुड़कर मुझे देखकर हंसते हुए बोलीं, जब से तुम्हारी भतीजी 3 साल की हुई है, मुझे हर काम जल्दी जल्दी करने की आदत पड़ चुकी है। आ जाओ मेरे साथ। भाभी ने मेरा हाथ थाम लिया था। मैं साथ चलते हुए बोली, पूनम, तुम मुझसे 8 महीने छोटी हो ना? उसने इस बात पे सर हिला दिया तो मैं बोली, तुम्हारी शादी 4 साल पहले ही हो चुकी है। देखो, मैं आज तक अपने माँ बाप पर बोझ बनी बैठी हूँ, क्योंकि मैं लंगड़ी भी हूँ और मोटी भी। पूनम एकदम परेशान हो गई। वह बोली, चुप करो सुनैना, ऐसी बातें नहीं करते, भगवान सब अच्छा करेगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, वो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा पति ढूंढेगा। मैं चुप हो गई थी। शाम को मैं अपने कमरे में बैठी रामायण पढ़ रही थी जब मेरी भाभी भागती हुई कमरे में दाखिल हुई। वो बोली, सुनैना, जल्दी से कोई अच्छा सा ड्रेस पहनकर बाहर आ जाओ, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। मैं तो भाभी की तरफ देखती ही रह गई। मैं बोली, पूनम, मेरे लिए रिश्ता आया है, वो कैसे? भाभी बोली, माँ जी ने रिश्ता लेकर आने वाली आंटी से बात की थी, वही लेकर आई हैं। मैंने कहा, पूनम, क्या फ़ायदा तैयार होने का जब लड़के वाले मुझे रिजेक्ट ही करने वाले हैं। वह बोली, ना उम्मीदी वाली बातें मत करो, तुम पिटोगी मुझसे। देखो, सुबह हमने तुम्हारे रिश्ते के लिए प्रार्थना की और देखो अब रिश्ता आ गया है। अगर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो वह लोग तुम्हें पसंद भी कर लेंगे। हो सकता है हमारी ये प्रार्थना भी सफल हो जाए। मैं तैयार होकर बाहर आ गई तो एक लड़का और एक आंटी बैठी हुई थी। आंटी मुझे देखकर खुशी से उठकर खड़ी हो गई थी। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और अपने पास बिठा लिया। मैंने तिरछी नज़र से उस लड़के की तरफ देखा। आज मुझे पहली बार ये एहसास हुआ था कि पहली नज़र की मोहब्बत किसे कहते हैं। वो लड़का भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया था। मेरे दिल से सच्ची दुआ निकली थी कि हे भगवान, ये लोग मुझे पसंद कर लें। तभी आंटी बोली, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, अगर आप कहें तो हम इसे अभी अंगूठी पहना के ये रिश्ता पक्का कर लें। तभी मैंने नज़र उठा के उस लड़के की तरफ देखा। वो अब भी मुझे ही देख रहा था। माँ बोली, अगर यह बात मेरे हाथ में होती तो यकीनन आपको अंगूठी पहनाने की इजाज़त दे देती, मगर आप तो जानती हैं ना कि शादी ब्याह के मामले मर्दों के हाथ में होते हैं। सुनैना के पिताजी जब ऑफिस से वापस आ जाएंगे
तो उनसे बात करके मैं आपको कॉल कर देती हूँ। वो लोग चले गए थे, मगर मेरा दिल अभी तक बेहद धड़क रहा था। अब मेरी किस्मत की डोर भगवान के हाथ में थी। खैर, दोनों तरफ से हाँ हो गई थी और सिर्फ 1.5 महीने के बाद ही शादी की तारीख भी तय हो गई थी। मैंने अपने घर वालों को सख्ती से मना कर दिया था कि मुझे धूमधाम से शादी नहीं करनी। मेरे दिल में यही डर था कि अगर शादी धूमधाम से होगी तो बहुत ज़्यादा लोग आएंगे और लोग मुझे देख के हंसेंगे। मेरे घर वालों ने भी मेरी इस बात को मान लिया था और बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था। घर वालों ने शादी के जोड़े में मुझे विदा किया और मैं वैभव की दुल्हन बन चुकी थी। मैं बहुत खुश थी। थोड़ी ही देर के बाद वैभव भी कमरे में आ गए थे। वो भी खुश लग रहे थे। उन्होंने मुझे मुंह दिखाई रस्म पर अंगूठी पहनाई और बोले, सुनैना, मैं आज बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हो, जबकि मुझे अभी तक इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था कि वो एक मोटी सी लड़की को पाकर खुश हो गया हो। मैं बोली, मुझे एक बात पूछनी थी। आप मुझे ये बताएं कि आपने मेरे साथ शादी क्यों की है। वो मेरे सवाल पर हंस दिए। वो बोले, जाहिर सी बात है, तुम मुझे अच्छी लगी थी, इसीलिए मैंने शादी कर ली थी। मैं सवाल पर सवाल कर रही थी ताकि वैभव का जवाब सुनकर मेरे उदास दिल को सुकून मिल जाए। मैं बोली, मुझ में क्या पसंद आया था आपको। वो बोले, तुम्हारी ओरिजिनलिटी। तुम जैसी हो वैसे ही हमारे सामने आ गई थी। तुमने खुद को मेकअप करके पर्दे में नहीं छुपाया था। मैं मुस्कुरा दी थी। मेरी शादी के बाद ही मेरे जीवन के खूबसूरत लम्हे शुरू हो गए थे। मेरा पति मुझ पर जान न्यौछावर करता था, जबकि मेरी सास तो मेरा अपने माँ बाप की तरह ही ख्याल रखती थी। मैं बहुत मोटी हो चुकी थी। वैभव के साथ मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि डाइटिंग शुरू कर दूं, मगर मेरी सास ने साफ मना कर दिया और बोली, अगर तुम स्मार्ट हो गई ना तो वैभव को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगोगी। ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। खैर, हर शाम मेरी सास वैभव के आने से पहले मुझे कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर खिलाती थी, जो कि मैं उनका प्यार समझकर खा लिया करती थी। आज मेरी सास ने मुझे पेड़ा खिलाया था, जिसे खाते ही मेरे पेट में ज़ोरों से दर्द शुरू हो चुका था। अब तो हर रोज़ ऐसा ही होता था। मेरी सास जब भी मुझे कुछ मीठा खिलाती थी तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता था। जब तक वैभव घर आते तब तक मैं दर्द से परेशान हो जाती थी और फिर वह सारी रात मेरे लिए जागता रहता था। इससे हम दोनों को एक दूसरे के साथ बैठकर बहुत सारी बातें करने का मौका ही नहीं मिलता था। मैं इस वजह से बहुत परेशान थी। मैंने सोचा, क्यों ना मैं अपनी सास का दिया हुआ मीठा खाऊं ही नहीं, क्योंकि मुझे अपनी सास पर शक होने लगा था कि शायद वह मेरे और वैभव के प्यार से जलने लगी थी और हमें एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। आज शाम मेरी सास मेरे लिए खीर बनाकर लाई थी, तो मैं बोली, माँ जी, मैं इसे अपने कमरे में जाकर खा लूँगी। वो कहने लगी, अभी मेरे सामने खाओ। मैंने बहाने से कहा, मुझे उल्टी जैसी लग रही है। वो बोली, जब ठीक हो जाएगा ना तब खा लेना। मेरी सास मुस्कुरा दी थी। मैंने अपने कमरे में आकर उस खीर को खाने की बजाय छुपा दिया था। मुझे लगा था कि आज मेरे पेट में दर्द नहीं होगा, मगर मेरा अंदाज़ा गलत निकला था। मेरे पेट में दर्द शुरू हो चुका था और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ने लगा था। मैं दर्द से करहाने लगी थी। मेरी सास मेरे कमरे में भाग कर आई और बोली, क्या बात है बेटी। मैं रोते हुए बोली, वैभव को बुला लो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। तब तक वैभव भी आ चुके थे। उन्होंने मेरी हालत देखी। वो जल्दी से मुझे अस्पताल लेकर गए। मेरी सास मुझे दिलासा देती रही। अस्पताल पहुंचकर मुझे इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर दिया गया। डॉक्टर ने चेकअप किया तो बोली, पेशेंट की डिलीवरी का समय आ गया है, पेशेंट को डिलीवरी वार्ड में लेकर चलो। मैं हक्का बक्का हो गई थी और उस डॉक्टर की तरफ देखती रह गई थी। मैं चिल्लाई और बोली, यह नामुमकिन है, क्योंकि मेरी शादी को तो अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं। मुझे लगा था कि मेरा पति अब मुझे तलाक दे देगा, इसलिए मैं बहुत डर गई थी। मैं गुस्से से बोली, वैभव, मुझे इस अस्पताल से ले चलो, मुझे नहीं करवाना यहाँ इलाज। ये डॉक्टर पागल है, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है।
लेकिन मेरा दर्द अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। मैं चीखने लगी थी। वैभव ने जल्दी से मेरा हाथ थाम लिया और बोला, घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सब बाहर चले गए। मेरी डिलीवरी का वक्त शुरू हो गया था। 2 घंटे की कोशिश के बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था, मगर मुझे अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह बच्चा मैंने ही पैदा किया है। लेकिन मैंने अभी अपनी आँखों से अपने बच्चे को पैदा होते हुए देखा था, इसलिए मुझे यकीन करना ही पड़ा। मैं दुख और असमंजस से बेबस हो चुकी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं वैभव का सामना कैसे करूँगी। वह शायद अब मुझे तलाक दे देगा। बिरादरी में मेरी कितनी बेइज्जती होगी। यही बातें सोच सोच कर मैं रोने लगी थी। थोड़ी देर हुई थी कि वैभव और मेरी सास कमरे में आ चुके थे। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। मेरी सास ने मुझे मुबारकबाद दी और बच्चा मेरे सामने करके बोली, देखो बहू, बेटा हुआ है। ये तो हूबहू तुम पर गया है। मैंने मुंह फेर लिया था। मैं बोली, इसे मेरी आंखों के सामने से दूर ले जाएं। वैभव बोले, क्या बात है सुनैना, तुम्हें किस बात का शक हो रहा है? तुम इस छोटे से बच्चे के ऊपर जुल्म मत करो। जब हम घर आ गए तो मैंने अपनी सास और वैभव को सख्ती से मना कर दिया था कि वह मेरे घर वालों को इस बच्चे की पैदाइश के बारे में कुछ भी ना बताएं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पिताजी को पता चले कि उनकी बेटी ने शादी के 3 महीने बाद ही उन्हें नाना बना दिया था। वैभव अब भी मेरा बहुत ख्याल रखता था। उनकी जगह कोई और मर्द होता तो अब तक मुझे तलाक दे चुका होता। मेरी सास इस बच्चे को संभालती थी। मुझे तो उसका मुंह देखने का भी दिल नहीं करता था। वैभव ने ही उसका नाम ऋषभ रखा था। मैंने एक बात को गौर किया था कि जब से हमारे घर में ऋषभ पैदा हुआ था, मेरे पति हर वक्त अपनी माँ के साथ लड़ते रहते थे, जबकि उन्होंने कभी भी अपनी माँ के साथ ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की थी। जब भी ऋषभ रोता तो मेरी सास उसे मेरे पास ले आती और कहती, बेटी इसको चुप करवा दो, बच्चा माँ की खुशबू को तरस रहा है। मैं मुंह फेर लेती थी और फिर कहती, नहीं, मैं नहीं ले सकती, मेरी तबीयत खराब है। तब मेरी सास रोने लगती और मेरे सामने हाथ जोड़कर कहती, बहू मुझे माफ़ कर दो। मैं वजह पूछती तो वो कुछ भी ना कहती। मैं सचमुच बहुत परेशान थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। एक दिन मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। जब वैभव ऑफिस से लौटे तो मेरे सास के बोलने की आवाज़ें आने लगी थीं। वह बहुत ऊंचा बोल रही थीं। ऐसा मालूम होता था जैसे बहुत गुस्से में हो। वो बोली, मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि इस बच्चे को संभाल सकूं। इसकी माँ को कहो बच्चा संभालना है तो संभाले, नहीं तो हम बच्चे के लिए दूसरी माँ ले आएंगे। तभी वैभव की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दी थी। वो कह रहा था, माँ यह सब आपकी वजह से हुआ है। आप अगर वो सब ना करती जो आपने किया तो यकीनन हालात इससे अलग होते। मेरी सास चुप हो गई थी। कुछ दिनों के बाद ही बच्चे की देखभाल के लिए घर एक आया रख ली गई। अब ज़्यादातर ऋषभ को आया ही संभालती थी। एक शाम को मैं सोकर उठी तो आया बोली, जी मेम साहब, आपकी सास पागल है क्या? मैं बोली, नहीं तो, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो वो बोली, आज जब आप सोई हुई थी तो आपकी सास आपके पास आकर बैठी थी और रोती चली जा रही थी और बार बार आपसे माफ़ी मांग रही थी। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गई थी। अब मुझे सास पर होने वाला शक और भी बढ़ता जा रहा था कि हो न हो उन्होंने ही कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से मैंने 3 महीने में ही बच्चे को जन्म दिया था। मैंने आया से कह दिया था कि तुम अब मेरी सास पर नज़र रखना। वो दिन भर जो कुछ भी करती हैं मुझे एक एक बात आकर बताना। वो मुस्कुराकर बोली, जी मेम साहब, मैं तो आपकी ही वफादार हूँ। खैर, अब मेरे दिल को थोड़ा बहुत सुकून मिल गया था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये काम वाली औरतें बहुत अच्छी जासूस होती हैं। वैभव स्टडी रूम में थे। वह अपने ऑफिस के काम उसी रूम में बैठकर किया करते थे। मैंने उनके लिए चाय बनाई और वहीं लेकर गई। मैंने सोचा कि चलो 2 पल बैठकर अपने पति से बात कर ली जाए, लेकिन मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला वैभव हड़बड़ा गए थे और उनके हाथ से छूटकर कुछ फ़ोटो ज़मीन पर बिखर गए थे।
मैंने उस पर नज़र डाली तो फ़ोटो में वैभव मुस्कुराता हुआ खड़ा था और साथ में कोई खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसने वैभव के हाथ को मजबूती से थामा हुआ था। इससे पहले कि मैं उस लड़की की शक्ल देख पाती, वैभव ने वो फ़ोटो उठा लिए थे। मुझे एक पल के लिए शक हुआ था कि शायद मेरा पति मुझे धोखा दे रहा था, और यह एक ऐसी बात थी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझ पर तो कयामत ही टूट पड़ी थी। वैभव जल्दी से उठा और बोला, आओ सुनैना, मेरे साथ बैठो। मगर मैं सर पकड़कर रह गई थी क्योंकि मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। इस सदमे ने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। मैं उल्टे कदमों से वापस लौट आ गई थी और फिर मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। मैं बेहद परेशान थी और रोते हुए कब सो गई थी मुझे ही मालूम नहीं पड़ा था। मैंने नींद में भी बहुत बुरे बुरे सपने देखे और हर सपने में मैंने यही देखा कि वैभव मुझसे दूर जा रहा था। मैं वैभव की आवाज़ सुनकर ही उठी थी और हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। वैभव बड़ा परेशान सा लग रहा था। वह बोला, क्या बात है सुनैना, तुम नींद में बार बार से क्यों बड़बड़ा रही थी? मैं वैसे ही परेशान थी, इसीलिए कोई जवाब ही नहीं सूझ रहा था। मैं बोली, कुछ नहीं, बस बुरा सपना देख लिया था। वैभव बोला, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। वैभव कमरे से बाहर चला गया तो मेरी नज़र पानी के जग पर पड़ी। उसमें पानी नहीं था, जबकि प्यास से मेरा गला सूख रहा था। मैं भी जग उठाकर वैभव के पीछे ही चल पड़ी थी, लेकिन मेरे कदम किचन से आती हुई आवाज़ सुनने के लिए रुक गए थे। माँ जी वैभव के साथ कुछ बात कर रही थीं, जिसके जवाब में वैभव ने बोला, मुझे दुनिया वालों की कोई परवाह नहीं है। हाँ, मैंने दूसरी शादी की है, मगर माँ, मैं उससे दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ। मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। ये बातें हथौड़े की तरह मेरे दिल पर बरस रही थी। क्या वैभव ने दूसरी शादी की है? मेरे आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मैं फिर उल्टे कदम वापस लौट आ गई थी। कमरे में जब वैभव वापस आया तो मुझे देखकर दंग रह गया। वह बोला, सुनैना, जब मैं कमरे से गया था तब तुम संभल चुकी थी और अब फिर से तुम्हारा चेहरा मायूस लग रहा है। मुझे बताओ, हुआ क्या है? किस बात की टेंशन ले रही हो? दिल तो कर रहा था कि मैं कह दूं कि आपकी दूसरी शादी का दुख मुझे अंदर ही अंदर मार रहा है, मगर मैं चुप रही थी। मैंने वैभव से नींद की गोली मांगी थी। मैं बोली, अगर मैं जागती रही तो आज मेरा दिमाग फट जाएगा। वैभव ने कुछ भी कहे बिना मुझे गोली थमा दी थी। न जाने मैं कितने घंटे सोती रही थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो वो ऑफिस जा चुका था। मैं बाहर आ गई। अभी तक मेरा दिमाग फट रहा था। तभी मेरी नज़र मेरी सास के मोबाइल पर पड़ी। वो सोफे पर पड़ा हुआ था। मैंने वो मोबाइल उठाया और वैभव इसके स्टडी रूम में आ गई। मैंने वैभव के नंबर पर मैसेज किया, सुनैना का क्या करना है? इस मैसेज को सेंड करने के बाद मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। इतनी देर में ही वैभव की कॉल आ गई थी। फ़ोन बजने लगा तो मेरे हाथ थर थर काँपने लगे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, मगर इतनी देर में फ़ोन बंद हो गया तो मैंने चैन की सांस ली। लेकिन एक बार फिर से मोबाइल बजने लगा था। जब तीसरी बार कॉल आई तो मैंने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन से वैभव की गुस्से वाली आवाज़ बाहर आ रही थी, माँ, आप सुनैना की जान को छोड़ क्यों नहीं देती? उसने क्या बिगाड़ा है आपका? अपने पसंद की शादी की थी आपके बेटे ने। जो भी सज़ा देनी है मुझे दें, सुनैना को नहीं। आपको याद है ना, 2 साल पहले मैंने सुनैना से मोहब्बत करके शादी की थी, जबकि आप चाहती थीं कि मैं आपकी सहेली की बेटी के साथ शादी कर लूं। लेकिन मैं राज़ी नहीं हुआ और आप भी अपनी ज़िद पे अड़ी हुई थीं। मजबूरन मुझे सुनैना के साथ कोर्ट मैरिज करनी पड़ी थी। मैं जब दुल्हन बना के उसे घर ले आया तो आपने हर तरह से हमें अलग करने की कोशिश की। हम दोनों के दरमियान गलतफहमियां पैदा की और जब इन सब से भी आप हमें अलग ना कर पाईं तो आपने सुनैना का एक्सीडेंट करवा दिया ताकि वो मर जाए। लेकिन माँ, मैं सोचता हूँ कि आपका दिल इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? एक ज़िंदा इंसान की जान लेने के लिए तो बहुत ज़्यादा हौसला चाहिए होता है ना। सुनैना उस हादसे में बुरी तरह से जख्मी हुई थी। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी हैरान थे कि पेशेंट बच कैसे गई, मगर वो कोमा में चली गई थी माँ। और जब आपको मालूम पड़ा था कि वो माँ बनने वाली है
तो आप तब पहली बार आपको अपनी गलती का एहसास हुआ था। तब आपने मुझे सारा सच बता दिया था। आपको याद है ना, मैंने भी कई महीनों तक आपसे बात नहीं की थी। सुनैना बच्चे की वजह से जल्दी ठीक हो गई थी। वो कोमा से बाहर तो आ गई, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई। वो यही समझती थी कि मेरी अभी तक शादी ही नहीं हुई है। इसके लिए उसके माँ बाप उसे अपने साथ ले गए थे। माँ, आप भी जानती हैं कि 6 महीने बाद जब सुनैना की भाभी की कॉल आई थी कि आप सुनैना को फिर से शादी करके ले जाएं, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी शादी नहीं हुई थी, इसलिए वो डिप्रेशन की शिकार हो रही है। उस दिन मैंने आपसे बात की थी और कहा था हम उसके लिए रिश्ता लेकर जाते हैं। जब सुनैना शादी करके हमारे घर आई तो आप उसका बहुत ख्याल रखती थी। आपने ही उसके दवाई की जिम्मेदारी उठाई थी और उसे मिठाई में दवाई डालकर देती थी। अब आप फिर से लोगों की बातों में आ गई हैं कि मैंने दूसरी बार भी सुनैना से ही शादी क्यों की, जबकि आप ये भी जानती हैं कि ये शादी सिर्फ सुनैना को दिखाने के लिए की थी। वो अभी तक इसी सदमे में है कि शादी के 2 महीने बाद ही उसने बच्चे को जन्म कैसे दिया, इसलिए उसने खुद को अपने सगे बच्चे से दूर रखा हुआ है। वैभव जोर जोर से चिल्ला रहा था, जबकि मुझे उसकी ये तमाम बातें सुनकर झटके महसूस होने लगे थे। मैं लड़खड़ाकर पीछे जाकर गिर गई थी। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया था। मुझे सारी बातें याद आ चुकी थीं, सब कुछ याद आ गया था। मैं वैभव से बोली, मेरा ऋषभ कहाँ है? वैभव मुस्कुरा दिया था। मैंने पहली बार अपनी औलाद को चूमा था। मेरी सास ने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। हालांकि ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हों को खो चुकी थी। खैर, मैंने ये सोचकर उन्हें माफ़ कर दिया था कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और इस कहानी को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करें। थैंक यू।